हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मिडिवल इंडिया का शुरुआत करेंगे फ्रॉम लूसेंट एंड पहले हम लोग अर्ली मिडिवल पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे जो 650 एडी से लेके 1206 एडी के बीच में था। 650 से 1206। पहले हम नॉर्थ इंडिया का डिस्कस करते हैं। नॉर्थ इंडिया में राजपूत पीरियड को डिस्कस करेंगे। देखिए, हर्षवर्धन के बाद राजपूत इमर्ज्ड एज ए पावरफुल फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया एंड डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिकल सीन फॉर नियरली 500 ईयर। राजपूत हर्षवर्धन के बाद 500 साल तक, 7 सेंचुरी से लेके 500 साल तक वो यहाँ पे 1206 आप देख सकते हैं, इतना दिन तक वो राज करते हैं नॉर्थ इंडिया में। एंड 10 इम्पोर्टेंट राजपूत किंगडम में चौहान आते हैं जिनको चहामंस भी बोलते हैं, दिल्ली अजमेर के, ऑफ दिल्ली टू अजमेर। वो 7 सेंचुरी से 1192 ओके 1192 तक वो रूल करते हैं। दिल्ली उनका कैपिटल था और उसका फाउंडर थे वासुदेव। फिर प्रतिहार उनको परिहार अब कानूज भी बोला जाता है। 730 से लेके 1036 अवंती उनका कैपिटल था कनौज का और नागावड़ वन का फाउंडर। पावर उसको परमार और मालवा भी कहते हैं। 790 से 1150 उज्जैन और उज्जैन जो धर्म है वहाँ पे उनका कैपिटल उज्जैन और धर दो जगह अवंती और कानौज जैसे इसका था। यहाँ पे स्विक 2 और जिसको श्री हर्ष बोलते हैं वो उनका फाउंडर हुआ करते थे। चालुक्य और सोलंकी ऑफ काठियावाड़, इनका टाइम पीरियड है 942 से 1187। अनिहालवादा जो कि एक उसका कैपिटल था और मुला राजा वन उनका फाउंडर थे। राष्ट्रकूट ऑफ मलखंड 752 से 973। मालखंड या फिर मान्यखेता इनका कैपिटल था। दंती दुर्ग और दंती वर्मन 2 उनका फाउंडर थे। देन चांदल्य ऑफ जेजाका भुक्ति, ये 831 से लेके 1202। खजुराहो महोबा कलिंजर ये उनका कैपिटल थे। ननुक चांदेला उनका फाउंडर थे। कालचुरी और हाई हाया ऑफ छेदी 850 से लेके 1211। त्रिपुरी उनका कैपिटल। कोकाला वन उनका फाउंडर। गधावाल और राठौर ऑफ कनूज 1090 से लेके 1194 तक उनका टाइम पीरियड। कनौज उनका कैपिटल। चंद्रदेवा उनका फाउंडर। देन तोमार ऑफ सराउंडिंग एरिया ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली उनका कैपिटल दिल्ली का। गुही लोटा और सिसोदिया और मेवाड़ उनका टाइम पीरियड 8th सेंचुरी से 1930। चित्तूर उनका कैपिटल एंड बापा रावल और हमीर वन उनका फाउंडर। अब देखते हैं हम ट्राइपटल स्ट्रगल के बारे में। ट्राइपटल स्ट्रगल जो होता है वो क्लोज टू 8th सेंचुरी एडी होता है एंड देयर आर 3 ग्रेट पावर इन इंडिया, पाला इन द ईस्ट, गुर्जर प्रतिहार इन द नॉर्थ एंड राष्ट्रकूट इन द डेक्कन एरिया, मतलब साउथ एरिया। दिस ट्राइपटल स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी अमंग द पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूट was important even in this century, 8th century, okay? And the main cause of the struggle was to desire to possess the city of Kannauj district of Uttar Pradesh, which was the symbol of a sovereignty at that time. Now पहले पालास का देखते हैं। पालास का टाइम पीरियड है 750 से लेके 1150 और उनका कैपिटल मुद्दागिरी मुंगेर या बिहार में जो है। गोपाला उनका फाउंडर है जो कि 750 एडी में पालास का फाउंड किया था। उनका सन जो है धर्मपाला का टाइम 770 से लेके 810। उनके बाद धर्मपाला रिवाइव्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड ही आल्सो फाउंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। धर्मपाला फाउंड करते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को और रिवाइव करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को। पाला डायनेस्टी was succeeded by Sena dynasty of Bengal. Jayadeva का गीता गोविंद was the great court poet of Lakshman Sen. Okay, Jayadev was the great court poet of Lakshman Sen. पाला टाइम के जयदेव जो है वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। प्रतिहार का टाइम पीरियड है 730 से लेके 1036। प्रतिहार आर ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहारा प्रोबेबली बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान। भोज और मिहिर भोज 836 से लेके 882 was greatest ruler of this Pratihar dynasty and he was a devoted of Vishnu and adopted the title Adhivaraha टाइटल वो अडॉप्ट करते हैं। विष्णु का वो डिवोटी थे, भक्त थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रकूट का टाइम पीरियड 752 से 973। दंती दुर्ग उनका फाउंडर हु फिक्स इज कैपिटल। मालखंड और मांकेड़ जिसको बोलते हैं। गुलबर्ग उनका गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में हमको देखने के लिए मिलता है। और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर थे गोविंद 3 793 से 814 और
अमोघवर्ष 814 से लेके 878, अमोघवर्ष 64 साल तक वो रूल करते हैं, बट बाय टेम्परामेंट ही प्रिफर्ड परस्यूड ऑफ रिलीजियन एंड लिटरेचर टू वार, तो वार नहीं प्रिफर करते हैं, वो रिलीजन और लिटरेचर प्रिफर करते हैं। ही वाज हिमसेल्फ एन ऑथर एंड रोड कवि राजा मार्ग, जो कि एक अर्लीस्ट कन्नड़ बुक है पोएटिक्स का, तो उन्होंने किताब भी लिखा था। तो वो वार वगैरह नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? अमोघवर्ष नहीं करते हैं। वो लिटरेचर के और रिलीजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। धरती दुर्गा के बाद गोविंद 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अमोघवर्ष। एंड द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश, शिवा टेम्पल है, रॉक कट टेम्पल सिंगल रॉक से बनाया गया है, बहुत फेमस है, जो एलोरा में है। इट वॉज बिल्ड बाय वन ऑफ द राष्ट्रकूट किंग कृष्णा वन उसको बनाया था, कैलाश टेम्पल को, के फॉर के याद रखिए। अदर इंपॉर्टेंट रूलर पृथ्वीराज चौहान, उनका टाइम पीरियड 1178 से 1192। ही रूल्ड ओवर दिल्ली, आगरा एंड ऑल्सो फॉट 2 इंपॉर्टेंट बैटल। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन दैट वाज फॉट इन 1191 से लेके 1191 में हुआ था, 1191 में हुआ था। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में कौन सा लड़ाई हुआ था? बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, इन विच लेटर वाज डिफीटेड, मतलब मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं। फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो होता है वो नेक्स्ट ईयर ही हो जाता है 1192 को। इसमें मोहम्मद घोरी अगेन इन्वेडेड इंडिया, इन विच पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड, तो मोहम्मद घोरी फिर से लड़ाई करते हैं और जीत जाते हैं। एंड कैप्चर्ड एंड लेटर ऑफ अनस्लेन एंड द किंगडम ऑफ दिल्ली फेल टू मोहम्मद घोरी, तो मोहम्मद घोरी किंगडम ऑफ दिल्ली अब राज करते हैं वो। देन बैटल ऑफ तराइन हैड ग्रेट सिग्निफिकेंस द पॉलिटिकल सीन एज इट लेड टू एस्टेब्लिशन ऑफ मुस्लिम रूल ओवर द इंडिया, तो जो मोहम्मद घोरी आते हैं मुस्लिम रूल ओवर नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट होता है, किसके बाद? सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद। एंड सब्सिक्वेंटली साउथ में भी कुछ सेंचुरी बाद यहाँ पे मतलब मुस्लिम आ जाते हैं। तब उसके बाद जयचांद गदावाल, जिसको राठौर भी बोलते हैं, उनका टाइम पीरियड है 1169 से लेके 1194। He was the last Rajputa king who was also defeated and killed by Muhammad Ghori in the Battle of चंदावार। 1194 में बैटल ऑफ चंदावार हुआ था, जिसमें मोहम्मद घोरी का जीत हुआ था और जयचंद का हार हुआ था। उन्होंने मार दिया था जयचंद को, बैटल ऑफ चंदावार। उसके बाद राणा कुंभ सिसोदिया रूलर थे मेवाड़ के, 1433 से लेकर 1468 के बीच में उनका टाइम पीरियड है। राणा कुंभ वाज द फेमस रूलर ऑफ मेवाड़। ही डिफीटेड मोहम्मद खिलजी, उन्होंने मोहम्मद खिलजी को हरा दिया था। एंड इरेक्टेड द टावर ऑफ विक्ट्री, जिसको विजय स्तंभ कहते हैं, जो कि चित्तूर में है। एंड इनके जो सक्सेसर थे राणा संग्राम सिंह, जिनको हम राणा संगा भी बोलते हैं, और उसके बाद राणा प्रताप, दे वर ऑल्सो ग्रेट किंग इन द मेवाड़ स्टेट। और अब राजपूत किंगडम के कुछ फीचर को जान लेते हैं। द कंट्री रिमेन्ड फ्री ऑफ इन्वेजन बट लॉस्ट फॉरेन कॉन्टैक्ट। फ्री ऑफ इन्वेजन तो रहा, बहुत कम यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन हुआ है, लेकिन कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया फॉरेन से। कास्ट सिस्टम जो है बहुत रिजिड बन गया यहाँ पे। राजपूत वर प्राउड वॉरियर एंड पीपुल बट हॉस्पिटेबल थे वो, ठीक है। हॉस्पिटल मतलब सत्कार करते थे अच्छे से ना। इन द फील्ड ऑफ कल्चर मेनी ग्रेट फोर्ट्रेस एंड टेम्पल आर बिल्ड बाय देम सच एज खजुराहो मध्य प्रदेश में, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा में, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, ये भी उड़ीसा में है, दिलवाड़ टेम्पल माउंट आबू, ये सब बनाया गया था राजपूत किंगडम के टाइम में। उसके बाद इसका डिक्लाइन क्यों होता है? इतना अच्छा किंगडम का डिक्लाइन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी एंड फोरसाइटेडनेस। यहाँ पे यूनिटी नहीं है उनका, और जो दूरदृष्टि उनके पास नहीं था। कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड बना दिया, और जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था वो भी डिफेक्टिव था, एंड इस सब के वजह से राजपूता का डाउनफॉल होता है। उसके बाद हम आते हैं साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में खत्म हो गया राजपूता का, अब साउथ इंडिया का डिस्कस करते हैं। चोला, चेरा, पांड्या वगैरह जो होते हैं, तो चोला का पहला देखते हैं। इनका टाइम पीरियड है 850 से लेके 1279 एडी। कैपिटल तांजोर, और इनका गंगाईकोंडा चोलापुरम भी बोलते हैं चोला का कैपिटल को। फाउंडर कौन थे इनका? विजयलया उनका फाउंडर थे। ही वाज द फर्स्ट, वो एक फ्यूडिटरी पल्लवा थे। देन ही कैप्चर्ड तांजोर इन 850 एडी, एंड उसके बाद वो चोला एम्पायर बनाते हैं। द ग्रेटेस्ट चोला रूलर वाज राजा का टाइम पीरियड है 985 से 1014। उनका जो बेटे थे उनका नाम है राजेंद्र वन। उनका टाइम पीरियड है 1014 से लेके 1044 एडी। राजा बिल्ड बृहदेश्वर और राजा राजेश्वर टेम्पल, जो कि शिव को पूजा करते थे वहाँ पे, तंजौर में उन्होंने बनाया था बृहदेश्वर टेम्पल और राजा राजेश्वर टेम्पल। उसके बाद हम देखते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजेंद्र कनकर्ड ओडिशा, बंगाल, बर्मा एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, एंड द चोला डायनेस्टी वाज एट जेनिथ ड्यूरिंग द रेन। तो राजेंद्र वन के टाइम में चोला डायनेस्टी पर जेनिथ में पहुंच गया था, शीर्ष में पहुंच गया था। राजेंद्र वन एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोला एंड बिल्ड सिटी कॉल्ड गंगाईकोंडा चोलापुरम, जो उनका बाद में कैपिटल भी बनता है। लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी थे, उनका नाम है राजेंद्र 3।
द किंग वॉज द हेड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी एंड हेल्प बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डेमोक्रेटिक। तो दोस्तों चोला का खासियत ये है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डेमोक्रेटिक था। चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम, मंडलम मतलब प्रोविंस, एंड दिस इन टर्न्स डिवाइडेड इनटू बालानाडु, बालानाडु मतलब कमिसरी, नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट, और कुरम मतलब एक ग्रुप ऑफ विलेज। देन अरेंजमेंट जो था अब लोकल गवर्नमेंट इज रिगार्डेड द बेसिक फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चोला। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हमको चोला में देखने के लिए मिलता है। लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड टैक्स वेयर द मेन सोर्स ऑफ इनकम, एंड द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का बात करेंगे तो दैट केम इनटू वोग ड्यूरिंग द पीरियड कॉल्ड द्राविड़, द्राविड़ पीरियड में आया था। तो उनका स्टाइल हम द्राविड़ बोल सकते हैं। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम टेम्पल को देखेंगे, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उनका जो टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल है वो द्राविड़ स्टाइल है। अनदर एस्पेक्ट का हम बात करेंगे तो इमेज मेकिंग दैट व्हिच रीच इज क्लाइमेट इन डांसिंग फिगर ऑफ शिव, नटराज का भी यहाँ पे जो मतलब जो निर्माण इसी टाइम पे होता है। नटराज मूर्ति आपने देखा होगा इसी चोला पीरियड में हुआ था। देन काम्बना हु रोट रामाभतराम वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ तमिल पोएट्री, इसी टाइम में उसको बनाया गया था। एंड हिज रामायण वाज नोन एज काम्ब्य रामायण, काम्बा ने रामायण लिखा था जिसको काम्बा रामायण बोलते हैं। देन किस काम्बाना कुट्टाना पुगालेंडी are considered three gems of Tamil poetry, and in the temples of Bhimana, in the temples the Bhimana, जो विमान होता है ना, ऐसे ऐसे जो विमान स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है टेम्पल में, Bhimana और द tall pyramid tower dominates the whole structure of the shrine and imparts an extraordinary dignity। आपने अगर देखा होगा तो बहुत बड़ा बड़ा विमान वहाँ पे रहते हैं। गोपुरम जिसको हम गर्भगृह, गोपुरम मतलब जो गेटवे होता है, एंड गर्भगृह आर टू अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। उनका आपने देखा होगा कि जो द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बड़े बड़े गोपुरम या गेटवे रहते हैं। गर्भगृह भी बहुत सुंदर रहता है वहाँ पे। बेस्ट स्पेसिमेन आर द टेम्पल ऑफ विजयालया, चोलेश्वरा, नागेश्वरा टेम्पल एंड कोरंगनाथ टेम्पल, एंड एज वेल एज मुवरा कोविता टेम्पल भी इम्पोर्टेंट है चोला के टाइम में। अदर किंगडम साउथ में क्या थे? अदर किंगडम थे वेस्टर्न में आपका लेटर चालुक्यस देखने के लिए मिलते हैं 973 से 1200, जिनका कैपिटल कल्याणी या फिर कर्नाटका। तैलाप टू उनका फाउंडर थे। देन काकतीयस का टाइम है, काकतीय डायनेस्टी का टाइम है 1110 से 1326। वारंगल जो आंध्र प्रदेश में उसका कैपिटल है, और प्रोला राजा टू उनका रियल फाउंडर है। यादवस का भी टाइम पीरियड है यहाँ पे लगभग 1187 से लेके 1312, ये भी साउथ के हैं। उनका जो कैपिटल है वो देवगिरी महाराष्ट्र में है। और विलम भी उनका विलम 5 उनका रियल फाउंडर है। होयसला डायनेस्टी 1173 से लेके 1342, और यहाँ पे द्वारा समुद्र जो कि कर्नाटक में वो उनका कैपिटल था। यहाँ पे भिट्टिगदेव या फिर विष्णु वर्मन जिसको बोलते हैं वो उनका रियल फाउंडर है। तो होयसलेश्वर टेम्पल आपने देखा होगा, ऐसे आप स्टार शिप टेम्पल आपको देखने के लिए मिलता है होयसलेश्वर, जिसको मैंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया में बताया था। उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको मस्ट देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ उसमें जानने के लिए मिल जाएगा। वो भी शॉर्ट वीडियो होगा, 30 मिनट में पूरा का पूरा जितने भी टेम्पल्स हैं इंडिया का, मैंने उसको खुद का हैंड रिटन नोट से कवर किया है, आप मस्ट देखिएगा उसको। सो टेम्पल ऑफ होयसलेश्वरम एट द्वारा समुद्र, जिसको मॉडर्न हेलीवीड भी कहते हैं, इट इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ग्रेट अचीवमेंट ऑफ होयसला आर्ट। उसके बाद देखते हैं सल्तनत पीरियड को। सल्तनत पीरियड 1206 से लेके 1526 के बाद 26 तक है। हमने इससे पहले क्या देखा था? इससे पहले हमने अर्ली मिडिल को देखा था। अर्ली में हमने देखा कि 750 से लेके हमने देखा था कि यहाँ पे 650 से लेके 1206 तक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में दिल्ली सल्तनत सबसे इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड पहले देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन हुआ था 712 AD में। Now Muhammad bin Qasim invaded India in 712 AD, conquered Sindh, which became the province of ओयमाद खिलाफत। ओयमाद खिलाफत का वो प्रोविंस बन जाता है। देन फर्स्ट तुर्क इन्वेजन कब हुआ था इंडिया में? मोहम्मद गजनावी का इन्वेजन को पहला तुर्क इन्वेजन बोलते हैं। 998 से लेकर 1030 के बीच में हुआ था। सुल्तान मोहम्मद गजनी लेट अबाउट 17 एक्सपेडिशन टू इंडिया टू एनरिच हिमसेल्फ बाय टेकिंग अवे द वेल्थ फ्रॉम इंडिया। और 1025 में ही अटैक्ड एंड रेडेड मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल, जिसको सोमनाथ टेम्पल हम कहते हैं, दैट लाइज इन द कोस्ट ऑफ द एक्सट्रीम साउथ ऑफ काठियावाड़। एंड दैट टेम्पल को उन्होंने, सोमनाथ टेम्पल को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था गजनी को, इसलिए उनको बहुत घृणा करते हैं इंडियंस। सेकेंड तुर्क इन्वेजन हुआ था मोहम्मद घोरी के टाइम में
1175 से लेकर 1206 के बीच में। मोहम्मद घोरी के हमने डिस्कस किया जस्ट पिछले वाला यहाँ पे। तो मोहम्मद घोरी इन्वेडेड इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनियन इन इंडिया। ही में बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। मोहम्मद घोरी को फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया कहते हैं, याद रखिए। रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ तुर्क इन इंडिया, क्यों सक्सेस हो पाए, जो कॉज ऑफ डिक्लाइन जो राजपूता का था ये उनका सक्सेस होता है। राजपूता लैक्ड यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर वर डिवाइडेड बाय राइवलरी, सो देयर वाज नो सेंट्रल गवर्नमेंट इन राजपूता आल्सो, इन द राजपूता किंगडम वर स्मॉल एंड स्कैटर। That's why Turk were better organized and took advantage of this lack of mutual cooperation among the Rajputas। तो ये नॉर्थ वाला बात हो गया। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ पे जो है उसका टाइम पीरियड जो हमने देखा 1200 से लेकर 1526 एडी तक, यहाँ पे मोहम्मद घोरी ने कॉन्क्वेस्ट किया एंड दैट बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ ए न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इन इंडिया, जिसको हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। उसके बाद जो टाइम पीरियड जो है दिल्ली सल्तनत का वो 5 डिस्टिंक्ट पीरियड में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो है स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लेव पहले, खिलजी उसके बाद आपका तुगलक, देन उसके बाद आपका सैयद और उसके बाद लोधी डायनेस्टी। तो SKTSL, ठीक है, SKTSL आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता दूंगा, पूरा का पूरा हिस्ट्री में आपको ट्रिक में समझा दूंगा। ऑलरेडी पॉलिटी के थ्रू ट्रिक्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफी भी चल रहा है और हिस्ट्री में भी आपको बता दूंगा। तो टाइम पीरियड देख लेते हैं 1206 से 90, यहाँ पे 90 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451 एंड यहाँ पे 1451 से लेके 1526। ये आपका टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत है, 5 हिस्सों में जो डिवाइड किया गया है। पहले स्लेव डायनेस्टी को देखते हैं। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 के बीच में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे यहाँ इनका फाउंडर थे। 1206 से 1210 उनका टाइमिंग है। ये तुर्किश स्लेव बाय ओरिजिन, कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे, ठीक है, इसलिए उनको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। ही वाज परचेज्ड बाय मोहम्मद घोरी who later made him a governor। उनका जो स्लेव खुद को उन्होंने गवर्नर बना दिया। And after the death of Ghori, Aiba became the master of Hindustan and founded slave dynasty। घोरी ने इंडिया को अटैक किया था, एक गवर्नर बना दिया किसी जगह पे इनको। तो जब इनका डेथ होता है तो ऐबक पूरा मास्टर ऑफ हिंदुस्तान बन जाते हैं और उन्होंने स्लेव डायनेस्टी का स्थापन किया 1206 में जब घोरी का डेथ होता है। Now for his generosity he was given the title of लाख बक्स उनका टाइम दे दिया गया, गिवर ऑफ लाख्स उनको टाइटल दे दिया गया ना। उनका डेथ होता है 1210 में वाइल प्लेइंग चौगान, पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक जी का डेथ हो जाता है। चौगान उसको बोलते हैं, पोलो को। ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क जिसको कुआतुल इस्लाम कहते हैं जो कि दिल्ली में है, और आधाई दिन का झोपड़ा भी कहते हैं जो अजमेर में है। 2 उन्होंने मॉस्क एस्टैब्लिश किया था। ही ऑल्सो बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो उनके ऑनर में उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था। ऐबक वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग एंड पैट्रोनाइज राइटर लाइक हसन उन निजामी जो कि ऑथर हैं तजुल मसाहिर का, और फखरुद्दीन का भी उन्होंने एक पैट्रोनाइज किया था जो कि ऑथर थे तारिकी मुबारक शाही का। उसके बाद आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को यहाँ पे आराम बख्श बोला जाता है। ही वाज ए स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगेन ये स्लेव हैं, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी चल रहा है। ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ होता है 1211 में उन्होंने यहाँ पे लिया था। आफ्टर डिपोजिंग आराम बख्श को उन्होंने डिपोज कर दिया था। इनको आराम बख्श का टाइटल नहीं दिया है, आराम बख्श को उन्होंने डिपोज किया था, याद रखिए। He was very capable ruler and is regarded as real founder of Delhi Sultanate। रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत किसको कहते हैं? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को कहते हैं। याद रखिए आराम बख्श उनका नाम नहीं है, उनका टाइटल नहीं है, ठीक है। आराम बख्श को उन्होंने डिपोज किया था। He made Delhi the capital in place of Lahore। तो लाहौर जो पहले कैपिटल था उन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया, इसलिए दिल्ली सल्तनत का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडर कौन है? इल्तुतमिश। ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम रात ऑफ चंगेज खान जो कि एक मंगोल लीडर थे, बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर ऑफ ख्वारिज्म शाह हुम चंगेज वाज चेजिंग। तो चंगेज जिसको चेज करते थे उनको शेल्टर नहीं दिया, तो चंगेज खान से शेल्टर रैत से वो बच गए। ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन जिसको टंका बोलते हैं, एंड कॉपर कॉइन को जित्तल उन्होंने शुरुआत किया था। और इक्ता सिस्टम जो है इल्तुतमिश ने ही शुरुआत किया था, बहुत फेमस है। हमने हिस्ट्री का जो जितने भी टर्म्स है सबके बारे में हमने डिस्कस किया, उसको इसके लिए भी मैं वीडियो आपको लिंक में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक, आप उसको मस्ट देखिएगा। देखो उसके साथ साथ यहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रिफॉर्म भी इल्तुतमिश ने किया था, एंड आर्मी का रिफॉर्म भी किया था। नाउ व्हिच वाज नाउ सेंट्रली पेड एंड रिक्रूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो राजा का जो गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं। देन ही सेट अप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव कॉल्ड चहलगानी या फिर चालीसा ग्रुप ऑफ 40 जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये सेटअप किया था।
नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स को। एंड ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन खत्म किया था इल्तुतमिश ने। ही पैट्रोनाइज मिनहाज और सिराज, जो कि जिन्होंने लिखा था तवाकत ई नासिरी। तवाकत ई नासिरी किसने लिखा था? मिनहाज और सिराज ने लिखा था, जिसको पैट्रोनाइज किया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद आता है रुकनुद्दीन। रुक का टाइम है 1 साल का बस, 1236। He was the son of Iltutmish and was crowned by her mother Saha Turkan, and after the death of Iltutmish. Now he was deposed by Razia, the daughter of Iltutmish, जिसको राजिया सुल्तान भी बोलते हैं, when he was out of the capital to curb a rebellion in Awadh against him. तो उसके बाद राजिया सुल्तान वहाँ पे सुल्तान बन जाते हैं, राजा सुल्ताना उनको बोलते हैं। Now, though Iltutmish had nominated his daughter Razia as the successor, the nobles placed Rankuddin Firoz on the throne. However, Razia got rid of Rankuddin and ascended the throne. Now, she was the first and only Muslim lady who have ever ruled India. She was popular among the people, but was not acceptable to the nobles and theologian. तो लोगों को पसंद था, लेकिन बाकी लोगों को, नोबल्स वगैरह थियोलॉजी को वो पसंद नहीं थी। She further offended the noble and by her preference for Abyssinian slave Yakut. Soon after her accession, the governor of Multan, Badaun, Hansi, Lahore openly revolted against her, and there was a serious rebellion in Bhatinda. Then Altunia, governor of Bhatinda जो थे, refused to accept suzerainty of Razia. रजिया को कंपनी किया याकूत ने, मार्च अगेंस्ट अल्तुनिया। हाउएवर अल्तुनिया गॉट याकूत मर्डर एंड इम्प्रिजन रजिया। सब्सिक्वेंटली रजिया मैरिड अल्तुनिया एंड बोथ ऑफ देम मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। देखिए, अल्तुनिया के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन रजिया को ऐसा सिचुएशन हुआ कि अल्तुनिया के साथ विवाह भी करना पड़ा। फिर दोनों मिलकर दिल्ली की तरफ चलते हैं। फिर 1240 एडी में रजिया बिकम द विक्टिम ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी एंड वाज असैसिनेटेड नियर कैथाल, जो कि हरियाणा में है। उसके बाद बहरम शाह का टाइम पीरियड है 1240 से 1242, 2 साल का। आफ्टर रजिया इल्तुतमिश थर्ड सन बहरम शाह वाज पुट ऑन थ्रोन बाय द पावरफुल टर्किश काउंसिल चालीसा, जो 40 का मेंबर जो था। नाउ ही वाज कंसिडर्ड ओनली एज द डी जुरे रूलर, ओनली डी जुरे रूलर, व्हाइल नायब मामलाका द रीजेंट वाज द डिफैक्टो रूलर। मतलब डीजुरे मतलब नाम के मात्र रूलर थे, नायबी मामलाका जो थे वो एक्चुअल में डिफैक्टो रूलर थे, जिनको रीजेंट बोलते हैं, द रीजेंट। ठीक है, वो उनका संभालने वाला थे नायब, उनको पीछे से सब संभालते थे। ठीक है, ये बस नाम के मात्र रूलर थे, एक्चुअल उनका संभालने वाला, देखरेख करने वाला रीजेंट डिफैक्टो थे। बहरम शाह लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर ही फेल्ड अटेम्प्ट टू एसर्ट हिज अथॉरिटी वंस ऑन द थ्रोन। तो उनका लाइफ हरा बैठते हैं वो, जब वो असर्ट नहीं कर पाते अपना अथॉरिटी को। उसके बाद आते हैं मसूद शाह का टाइम पीरियड 4 साल का है। मसूद शाह ही वाज द सन ऑफ रनकुद्दीन बट वाज डिपोस्ड आफ्टर बलवान एंड नासिरुद्दीन मोहम्मद मदर मलिका ई जहां। तो मलिका ई जहां और बलवान के द्वारा वो डिपोस्ट कर दिए जाते हैं, कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम एंड एस्टैब्लिश नासिरुद्दीन मोहम्मद एज न्यू सुल्तान। ओके, न्यू सुल्तान। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद इनके बाद आते हैं। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने उनको डिपोज कर दिया था। तो ही वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश। नासिरुद्दीन मोहम्मद भी इल्तुतमिश के सन है एंड वाज नोन एज दरवेशी किंग। उनको दरवेशी किंग बोला जाता है, नासिरुद्दीन मोहम्मद को दरवेशी किंग बोला जाता है, एज ही वाज वेरी पायस एंड नोबल। और उनका डेथ होता है 1266 में। देन गियासुद्दीन बलवान 1266 से 1287। बलवान ascended the throne in 1266. He broke the power of चालीसा एंड रिस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। चालीसा का पावर जो आ गया था ना यहाँ पे, जिन्होंने बहरम शाह को काउंसिल में थ्रोन में बिठाया था, उसको वो ब्रेक करके फिर वो प्रेस्टीज जो क्राउन का फिर वापस लाते हैं। दैट वाज द हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ सल्तनत। तो अब सल्तनत जो है वो स्टेबल हो जाता है। टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड, बलवान अपॉइंटेड स्पाइस भी रखते हैं, जासूस। ही क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी टू डील with internal disturbances and to check Mongols who were posing serious danger to Delhi Sultanate। तो एक सेंट्रल आर्मी एस्टेब्लिश करते हैं। उन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था जिसको दीवानी आर्च कहते हैं। ये क्वेश्चन में आता है प्रीलिम्स में। द पर्शियन कोड मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बलवान्स कंसेप्शन ऑफ किंगशिप। ही टुक ऑफ द टाइटल जिल ई इलाही, शेडो ऑफ गॉड का टाइटल कौन लिए थे? बलवान। कौन लिए थे? गियासुद्दीन बलवान। जिल ई इलाही, शेडो ऑफ गॉड। उसके बाद देखते हैं बलवान ने इंट्रोड्यूस किया था सिजदा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सिजदा मतलब प्रोस्ट्रेशन बिफोर मोनार्क।
एंड पाइवोस किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, ये दोनों प्रथा जो है बलवान ने इंट्रोड्यूस किया था एज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन करने के लिए ये दोनों उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। प्रोस्टेशन बिफोर मोनार्क एंड किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, सिजदा एंड पाइवोस। ही डिस्ट्रॉय द मेवाती राजपूता ब्रिगेडेज इन द दोआब पर फॉरेस्ट्स वेयर कट एंड फोर्ट बिल्ड। तो उन्होंने मेवाती राजपूता विंडेज फॉर्म किया था दोआब रीजन में, जहाँ पे फॉरेस्ट काट के फोर्ट बनाया गया। इन हिज लास्ट डेज ही ओवरटुक द सल्तनत अफेयर ड्यू टू द हेल्थ ऑफ हिज एल्डेस्ट एंड मोस्ट लविंग सन, जिनका नाम है मोहम्मद। तो वो ओवरलुक करते हैं सल्तनत अफेयर को। एंड द रिबेलियन वाज हिज क्लोजेस्ट एंड मोस्ट लव स्लेव तुगरिल। सो मोहम्मद का डेथ हो जाता है फाइटिंग, मोहम्मद डेड फाइटिंग इन द मंगोलियंस इन 1285 व्हाइल तुगरिल वाज कैप्चर्ड एंड बीहेडेड। तुगरिल को भी मार दिया जाता है। तो उनका जो दोनों लविंग थे वो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद आते हैं काइकोबाद। काइकोबाद का टाइम पीरियड जो है वो 1287 से 1219, जो कि बालवान का ग्रैंड सन थे। तो ये तो बालवान का जो बेटा था वो तो मर गए, तो बालवान का ग्रैंड सन जो थे वो राजा बनते हैं, थोनबाई फखरुद्दीन। फखरुद्दीन कौन थे? कोटवाल थे दिल्ली के। वो एज्यूम टू हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ बालवान, बट काइकोबाद वाज किल्ड बाय खिलजी फैमिली। खिलजी फैमिली ने काइकोबाद को मार के फिर खिलजी डायनेस्टी का स्थापन करते हैं। तो यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का एंड होता है और खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत होता है दिल्ली थोन में। तो हमने देखा कि गायसुद्दीन बालवान एक बहुत अच्छे रूलर थे, लेकिन उनका टाइम पीरियड जो था वो 87 तक था। उनका जो बेटे थे वो मर जाते हैं, तो उनके जो पोते थे वो राजा बनते हैं काइकोबाद, लेकिन उनको खिलजी डायनेस्टी वाले मार देते हैं। अब देखते हैं खिलजी डायनेस्टी को। तो खिलजी डायनेस्टी में पहला जो उसका जो फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1290 से 96। उसके बाद देखिए टोटल खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1290 से 1320 AD। उसके बाद देखिए जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट थे। 1296 से लेकर 1316 सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टाइम पीरियड अलाउद्दीन खिलजी का था। ही वॉज ए नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। इसके ऊपर मूवी भी है, इंडियन मूवी, रणवीर सिंह जिसमें है, ठीक है, आप उस मूवी को देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम एंड सक्सीडेड द थ्रोन। किसको मारते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने ही ससुर को, मतलब जलालुद्दीन खिलजी को मार के राजा बनते हैं 1296 में। He was the first Turkish Sultan of Delhi who separated religion from politics and he proclaimed kingship knows no kinship. Kingship knows no kinship. ऐसा वो बोलते हैं। पहला तुर्किश सुल्तान थे दिल्ली में जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ पॉलिटिक्स से सेपरेट किया था। उस देखिए अलाउद्दीन का जो इम्पीरियलिज्म है उसको समझते हैं। अलाउद्दीन ने गुजरात को एनेक्स किया था 1298 में, रणथंबोर को 1301 में, मेवाड़ को 1303 में, मालवा को 1305, जलोर को 1311। उसके बाद डेक्कन में अलाउद्दीन आर्मी लेड मिलिक काफूर डिफीटेड रामचंद्र। तो अलाउद्दीन का जो आर्मी था मिलिक काफूर का, उन्होंने रामचंद्र को हराया था, जो कि यादव रूलर थे देवगिरी का। और उसके बाद प्रताप रुद्र देव जो कि काकतीय रूलर थे उनको भी हराया था, जो वारंगल से बिलोंग करते थे। वीर बल्लाल III जो कि होयसला रूलर थे द्वारा समुद्र का, उनको भी उन्होंने हराया। और वीर पांड्या जो कि पांड्या रूलर थे मदुरई, उनको भी हराया था मलिक काफूर ने। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का अगर बात करेंगे अलाउद्दीन के टाइम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। In order to avoid the problem created by the noble, अलाउद्दीन issued 4 ऑर्डिनेंस, 4 ऑर्डिनेंस उन्होंने इशू किया था। एक पहला ऑर्डिनेंस था aimed at the confiscation of the religious endowment and free grants of land, ये पहला एंडोमेंट था। सेकेंड एंडोमेंट में reorganize the spy system। तीसरा यहाँ पे prohibit the use of wine। और चौथा ऑर्डिनेंस में he issued दैट नोबल्स शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग, नोबल्स का सोशल गैदरिंग नहीं हो सकता है, ऐसा उन्होंने 4 ऑर्डिनेंस किया था। फ्री ग्रांट ऑफ लैंड्स, स्पाई सिस्टम रिफॉर्म, रीऑर्गेनाइजेशन, या फिर उसके बाद प्रोहिबिट द यूज ऑफ वाइन और नोबल्स शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग, दे शुड नॉट हैव इंटर मैरी विदाउट हिज परमिशन, ये सब नहीं हो सकता ऐसा बोले। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दग मतलब ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्स, और छेरा मतलब डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर। उसके बाद अलाउद्दीन order that all land was to be measured and then the share of state was to be fixed। ये उन्होंने बोला कि ऑल लैंड को मेजर करना है, शेयर का फिक्स करना है। एंड द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर जिसको उन्होंने मुस्तखराज बोला, मुस्तखराज was created for the purpose of collection of revenue। The peasant had to pay produce as land revenue
And Alauddin sought to fix cost of all commodity. For the purpose he set up 3 markets in Delhi. एक तो फूड ग्रेन के लिए, दूसरा कॉस्टिक क्लॉथ के लिए और तीसरा हॉर्सेस के लिए, हॉर्सेस लेबर कैटल के लिए. ईच मार्केट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए हाई, एक हाई ऑफिसर जिनको सहाना बोलते थे, उनके अंडर में सब कुछ रखा गया. हु मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ मार्चेंट एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल द शॉपकीपर एंड प्राइसेस. टू चेक द मार्केट वाज केप्ट बाय 2 ऑफिसर. मार्केट को चेक करने के लिए 2 ऑफिसर को रखा गया, एक दीवानी रियासत और दूसरा सहानाई मंडी. ऐसा 2 ऑफिसर रखा गया. जितने भी गुड्स सेल के लिए रखा जाता था, दे वर बॉट टू एन ओपन मार्केट. उनको साराई अदल कहा जाता था. ओपन मार्केट को लिया जाता था, तो वो ओपन मार्केट को साराई अदल कहा जाता था, साराई अदल. मेनी फोर्ट्स वेर बिल्ड बाय हिम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दे मच अलाई फोर्ट. अलाई फोर्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उन्होंने वहाँ पे अलाई दरवाजा भी बनाया था, एंट्रांस गेट कुतुब मीनार का. एंड ही ऑल्सो बिल्ड द पैलेस ऑफ 1000 पिलर, जिसको 1000 सुतून भी कहते हैं. 1000 सुतून भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था. तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया था, कुतुब मीनार का गेट, और हजाई सुल्तान बनाया था, और एक अलाई फोर्ट भी बनाया था उन्होंने. ना ही वॉज ए पैट्रोन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. आमिर खुसरो को उन्होंने पैट्रोनाइज किया था, जो एक पोइट और म्यूजिशियन थे. वॉज फेवरेट कोर्ट पोइट ऑफ हिम, अलाउद्दीन खिलजी का, आमिर खुसरो. नाउ इन 1316 आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन मालिक कफूर जिनको 1000 दिनारी बोला जाता था, उन्होंने सीज किया दिस थ्रोन को बिफोर काफूर का डेथ. काफूर का भी डेथ हो जाता है. कफूर का डेथ के पहले उन्होंने नॉमिनेट किया था शिहाबुद्दीन मतलब अलाउद्दीन का जो 6 साल के बेटे थे, उनको उन्होंने नॉमिनेट किया था एज किंग, बट इम्प्रिजन द एल्डेस्ट प्रिंस मुबारक खान. उन्होंने जो एल्डेस्ट प्रिंस था उसको उन्होंने, जो अलाउद्दीन खिलजी का बड़े बेटे थे, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया था, इम्प्रिजन कर दिया था. एंड वॉज किल्ड. काफूर को क्यों मारा, काफूर का डेथ क्यों होता है? काफूर वॉज किल्ड बाय द लोयलिस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ अलाउद्दीन. अलाउद्दीन का रॉयल फैमिली से कोई लोयलिस्ट उनको मार देता है काफूर को. तो उसके बाद मुबारक खान यहाँ पे राजा बनते हैं 1316 से 1320 के बीच में. लेकिन यहाँ पे उन्होंने साहिबुद्दीन को उन्होंने किंग बोला किया था, लेकिन उनको मारने के बाद कोई और मुबारक खान, जो कि इनका फैमिली से बिलोंग करते थे, अलाउद्दीन का बड़े बेटे, वो राजा बनते हैं. After the death of Kapur, Mubarak Khan was freed from prison and worked as regent of Shihabuddin. Shihabuddin तो नॉमिनल राजा थे, ये मेन राजा थे मुबारक खान, डी फैक्टो यही थे. He captured the throne at the first opportunity he got, but could rule only for a year, as he sank into debauchery and could not give up his dissipated lifestyle. तो dissipated lifestyle को दे नहीं पाए. He was awarded his lover मुबारक हसन authority over army. उनका जो लवर मुबारक हसन, उनको अथॉरिटी दे दिया आर्मी में और पैलेस गार्ड में. एंड ही हु सून ऑब्टेन फुल कंट्रोल ओवर द सुल्तान पैलेस को वो पूरा कर लेते हैं अपने अंदर. मुबारक हसन वाज गिवन द टाइटल ऑफ खुसरो खान. उनको खुसरो खान का टाइटल दिया जाता है. उसके बाद खसरू खान ही यहाँ पे उनका टाइम के बाद वो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे सुल्तान और विद इन द मंथ्स खुसरो किल्ड मुबारक खान. तो सुल्तान के द्वारा खुसरो खान का टाइटल कौन देता है, मतलब खुसरो खान का टाइटल मुबारक हसन को मुबारक खान ही देते हैं. और यहाँ पे विद इन अ मंथ खुसरो मार देते हैं मुबारक खान को, जिन्होंने उनको टाइटल दिया, इतना सम्मान किया, इतना प्यार किया. और वो फिर एज्यूम द टाइटल ऑफ नासिरुद्दीन इन मिड 1320. तो फिर नासिरुद्दीन का टाइटल वो गेन करते हैं. तो खुसरो खान यहाँ पे 1320 को 1 साल के लिए रूल करने के लिए आते हैं, मतलब थ्रोन में आते हैं. लेकिन उनको गाजी मलिक मार देते हैं, जो कि दीपालपुर का गवर्नर थे. व्हेन ही ट्राइड टू अपोज द रिवेलियन ऑफ गाजी मलिक, तो हिज सन फखरुद्दीन जौना और गाजी मलिक के बीच में रिवेलियन हो रहा था. तो उस टाइम में गाजी मलिक ने खसरो खान को मार दिया. दिस बॉर्न टू द एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी. तो खिलजी डायनेस्टी का एंड होता है खसरो खान से, एंड उसके बाद तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत होता है दिल्ली के गादी में, राजगादी में. तो तुगलक डायनेस्टी का यहाँ पे टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1414 के बीच में. गियासुद्दीन तुगलक जो थे वो फाउंडर थे. देखिए, खुसरो खान द लास्ट किंग ऑफ खिलजी वाज किल्ड बाय गाजी मलिक असेंडेड द थ्रोन एज्यूमिंग द टाइटल गियासुद्दीन तुगलक. तो गियासुद्दीन तुगलक कौन है? गाजी मलिक है गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है. तो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट एंड हिज सन जौना जिनको उलुग खान बुलाया था, उलुग खान सक्सेड करते हैं अंडर टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है. अपना नाम बदलते हैं ये. जो अपना गाजी मलिक का नाम होता है गियासुद्दीन तुगलक और उलुग खान का नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक. तो यहाँ पे गाजी मलिक का टाइम या फिर गियासुद्दीन तुगलक का टाइम है 1320 से 1325, और यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम है 1325 से 1351.
प्रिंस जोना जो कि गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे, उन्होंने थ्रोन को असेंड किया 1325 में, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी बोला जाता है। He tried to introduce many administrative reform and he had 5 ambitious projects for which he became particularly debatable। तो बहुत उनका रेस्पेक्ट किया जाता है। उनका क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एम्बिशियस प्रोजेक्ट है देख लेते हैं। पहले तो टैक्सेशन इन द दोआब, दोआब रीजन में टैक्सेशन वो स्टार्ट करते हैं। दोआब क्या होता है? दो रिवर बॉडी, वाटर बॉडी के बीच में जो लैंड होता है ना, उसको दोआब बोला जाता है। ये मान लीजिए एक रिवर है, ये दूसरा रिवर है, इसके बीच में जो लैंड है उसको दोआब, वो बहुत फर्टाइल होता है। वहाँ पे टैक्सेशन का शुरुआत इन्होंने किया था बिटवीन गंगा एंड यमुना दोआब के, ठीक है। ही नॉट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेशन बट ऑल्सो रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड सम एडिशनल अवाज or cesses, and although the share of state remained as in time of Alauddin, he was fixed. It was fixed arbitrary, not on basis of actual produce। तो fixed था, arbitrarily fixed था वहाँ पे, actual produce के basis पे नहीं था। Princes were also fixed artificially for covering the produce into money, and it is said that increase was 24 increase कर दिया था इन्होंने, MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। And this टू दिस वे आर एडेड घारी, जिसको हाउस टैक्स बोलते हैं, एंड चराही, जिसको पास्चर टैक्स बोलते हैं। सारे के सारे ऊपर वो टैक्स लेना शुरू कर दिए। द सुल्तान क्रिएटेड न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको दीवानी कोही भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन में आता है, न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दीवानी कोही मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्ट करते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट वॉज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टिवेशन में लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा होगा। तो इस हिसाब से उन्होंने ये नया डिपार्टमेंट का शुरुआत किया था। द पीजेंट को भी डायरेक्ट हेल्प वो प्रोवाइड करते थे। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल भी अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुआ था, आप सबको पता होगा। उन्होंने क्या किया, दिल्ली से देवगिरी में ट्रांसफ़र किया, फिर वापस ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप था उनका ये क्या किया, जब उनको राजगादी मिला, सुन आफ्टर दैट so called transfer of capital from Delhi to Devgiri हो गया। Devgiri had been a base for expansion of Turkish rule in South India, and it appears that Sultan wanted to make Devgiri as a second capital so that he might be able to control South India better। So Devgiri was thus named Daulatabad। दिल्ली से दौलताबाद का उन्होंने ट्रांसफर किया था। Now after a couple of years, Muhammad bin Tughlaq decided to abandon Daulatabad largely became he soon found that just as he could not control South India from Delhi, he could not control North from Daulatabad। तो जैसे वो साउथ इंडिया को दिल्ली से नहीं कंट्रोल कर सकते, वैसे ही वो दौलताबाद से नॉर्थ को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जो उनके पास है वो भी हरा देंगे, इसीलिए वो दौलताबाद को छोड़ देते हैं और फिर वापस जाते हैं। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेप था, इसमें बहुत खर्चा वगैरह हुआ, इसके लिए उनको पगला राजा ये बोला जाता है। ना इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, टोकन करेंसी का इंट्रोडक्शन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 2327 में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल और 2329 में यहाँ पे टोकन करेंसी का शुरुआत। मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइड टू इंट्रोड्यूस ब्रोंज कॉइन विच वेर टू हैव सेम वैल्यू एज सिल्वर कॉइन। ब्रोंज कॉइन का यहाँ पे सेम वैल्यू सिल्वर कॉइन में देखने के लिए मिलता था उस टाइम में। तो मोहम्मद बिन तुगलक माइट हैव बीन सक्सेसफुल इफ ही कुड प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फॉर्जिंग द न्यू कॉइन। तो यहाँ पे सिल्वर कॉइन को लोग क्या करते थे, वो फॉर्ज करते थे, अच्छा वाला रख लेते थे और वो जो कुछ फॉर्जिंग करके वो जो मेटल उसमें निकाल के वो रख लेते थे, उसको बेचते थे, बहुत कमाई होता था उनका। तो ये नहीं कर पाए वो। He was not able to do so, and soon the new coin began to be greatly devaluated in the market. And finally, Muhammad bin Tughlaq decided to withdraw. उन्होंने withdraw किया टोकन करेंसी को, and he promised to exchange silver piece for bronze coin। सिल्वर पीस को ब्रोंज कॉइन के साथ एक्सचेंज करने वाला किया, लेकिन करेंसी वाला हटा दिया उन्होंने। फिर उन्होंने खुसरासन एक्सपेडिशन को प्रपोज करते हैं। The Sultan had a vision of universal conquest. He decided to conquer Khusaran and Iraq and mobilize a huge army for the purpose. He was encouraged to do so by Khusrani noble who had taken shelter in his court. Moreover, there was instability in the Khurasan and Khurasani noble, instability in the Khurasan on account of one popular rule of Abu Said, and this project was also abandoned। तो पगला राजा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट था वो फेल्ड होता था, हमेशा अबांडन कर देते थे, कुछ करके शुरुआत करके अबांडन कर देते थे। फिर उनका कराची एक्सपेडिशन जो कि 1330 में हुआ था। द एक्सपेडिशन वाज लॉन्च्ड टू इन कुमाऊन हिल इन हिमालय एलिगेट टू काउंटर चाइनीज इनकर्जन। इट ऑल्सो appeared that the expedition was directly against some refractory tribe in Kumaon Garhwal region with the object of bringing them under Delhi Sultanate। Now the first attack was success, but the rainy season set in and invader suffered terribly। क्योंकि वो वहाँ पे क्या होता है, रेनी सीजन में बर्फ गिरता है ना कुमाऊन हिल वगैरह में, तो वो जो इन्वेडर करने जाते थे वहाँ पे वो कुछ कर नहीं पाए अच्छे से।
चाइनीज इनकर्जन को उन्होंने प्रॉपरली पहला बार में टेकल कर पाए, लेकिन दूसरे बार में नहीं कर पाए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम उनको देखना पड़ा। तो कराची इन्वेजन एक्सपीडिशन जो है ये भी फेल्ड साबित होता है। नाउ हिज 5 प्रोजेक्ट लेड टू रिवॉल्ट। नाउ हिज लास्ट डे वर स्पेंड इन चेकिंग द रिवॉल्ट एंड ऑल टुगेदर 36 रिवॉल्ट उन्होंने 25 साल में सहा था। 1335 में मदुराई बिकम इंडिपेंडेंट एंड जलालुद्दीन अहसन शाह उसको इंडिपेंडेंस चलाते हैं। 1336 में फाउंडेशन ऑफ विजयनगर शुरुआत होता है। हरियर और बुक्का उसको चलाते हैं। वारंगल बिकम इंडिपेंडेंट जिसका राजा बनते हैं कन्हैया, मतलब जिसका थ्रोन कन्हैया संभालते हैं। 1341 से 47 के बीच में रिवॉल्ट ऑफ सदा अमीर का रिवॉल्ट होता है और फिर बहावानी का फाउंडेशन यहाँ पे 1347 में होता है जिसको हसन गंगू संभालते हैं। ना यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का डेथ होता है थाटा व्हाइल कैंपेनिंग इन सिंध अगेंस्ट तागी, जो कि एक तुर्की स्लेब थे, उनके खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहे थे तो यहाँ पे थाटा में उनका डेथ होता है मोहम्मद बिन तुगलक का। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के कजिन थे। ही वॉज ए कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक और उनका टाइम पीरियड है 1351 से 1388। आफ्टर द डेथ ऑफ द नोबल एंड theologian of the court, after the death of Muhammad bin Tughlaq, the noble and theologian of the court selected Firoz Shah Tughlaq as the next sultan. And after his accession, Firoz Tughlaq was faced with problem of preventing the imminent breakup of Delhi Sultanate. He adopted the policy of trying to appease nobility, army, theologian, of asserting his authority over only such area which could be easily administered from the center. ना उन्होंने क्या किया, मेड नो अटेम्प्ट टू रीअसर्ट हिज अथॉरिटी। उन्होंने अपना अथॉरिटी एसेट करने का कोशिश नहीं किया साउदर्न इंडिया और डेक्कन वगैरह में। सो ये डिवाइड हो जाता है। ही डिक्रीड दैट व्हेनेवर ए नोबल डाइड हिज सन शुड बी अलाउड टू सक्सीड हिज पोजीशन इंक्लूडिंग हिज इक्ता, एंड इफ ही हैड नो सन और हिज सन इन लॉ और इन एब्सेंस ऑफ हिज स्लेव टू बी सक्सीडेड, तो उनके एब्सेंस में उनका स्लेव जो है वो सक्सीड करता है। तो ऐसा उस टाइम में चलता था। फिरोज एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी टू आर्मी and soldiers were allowed to rest in peace and to send in their place their son। तो जो रेस्ट कर सकते हैं और उनका बेटे को भेज सकते हैं, ऐसा उन्होंने हेरिडिटरी प्रपोजल भी लाया आर्मी में। द सोल्जर वर नॉट पेड इन कैश बट इन असाइनमेंट ऑन द लैंड रेवेन्यू। उनको वजेहा मिलता था, मतलब लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेज उनको मिलता था, डायरेक्टली पैसा उनको नहीं मिलता था। दिस नोवेल टेक्निक ऑफ पेमेंट लेड टू मेनी अब्यूज। इसमें बहुत सारा अब्यूजेस उनको सहना पड़ा। पैसा लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लैंड उस टाइम में वो नहीं देखते थे ज़्यादा। फिरोज ट्राइड टू विन ओवर theologians, proclaiming that he was a true Muslim king and the state under him was truly Islamic. And in order to keep the theologians satisfied, a number of them were appointed to high offices also. तो satisfy नहीं कर पा रहे थे फिरोज शाह तुगलक। He tried to ban the practice of orthodox theologian considered as non-Islamic. Thus, he prohibited the practice of Muslim women going to worship as a grave of sand. तो मुस्लिम वुमेन का जो प्रैक्टिस उसको भी उन्होंने प्रोहिबिट किया। ना इट वाज ड्यूरिंग द टाइम फिरोज दैट जिजिया बिकम ए सेपरेट टैक्स। उन्होंने जिजिया टैक्स का शुरुआत किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्वेश्चन में आता है जिजिया। फिरोज रिफ्यूज टू एग्जेम्प्ट ब्राह्मणस फ्रॉम पेमेंट ऑफ जिजिया सिंस दिस वाज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर इन शरीयत। तो शरीयत में प्रोवाइडेड नहीं था, इट वाज नॉट प्रोवाइडेड इन शरीयत, इसीलिए उन्होंने जिजिया में इसको एग्जेम्प्ट नहीं किया। ब्राह्मणों को भी यहाँ पे जिजिया टैक्स और आप जिसको बोलते हैं सेपरेट टैक्स देना पड़ता था। जो ये जो न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था अकॉर्डिंग टू कुरान, 4 काइंड्स ऑफ टैक्सेस सैंक्शनड बाय कुरान वर इम्पोज्ड, जिसको खराज, जकत, जिजिया और खाम्स बोलते हैं। खराज लैंड टैक्स था, उसमें 1/10 आपको प्रोड्यूस देना पड़ता है, जितना प्रोड्यूस होता है उसका 10 भाग से 1 भाग आपको देना पड़ता था। जाकत में 2% ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी देना पड़ता था। जिजिया लेविड ऑन नॉन मुस्लिम एंड खाम वाज 1/5 ऑफ बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वार। जो वार में जो बूटी कैप्चर किया जाता है उसमें 1/5 उनको खाम के में टैक्स देना था। इन ऑर्डर टू एनकरेज एग्रीकल्चर, सुल्तान पेड ए लॉट ऑफ अटेंशन फॉर इरिगेशन एंड ही रिपेयर्ड ए नंबर ऑफ कैनाल्स और इम्पोज किया हाकी सरब एंड हासिली सरब, जिसको वाटर टैक्स बोलते थे। तो उन्होंने वाटर टैक्स भी शुरुआत किया था। ये बहुत बड़े बिल्डर थे, ही वाज ए ग्रेट बिल्डर। उन्होंने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद ऐसे सिटी उन्होंने बनाया था। 2 पिलर उन्होंने बनाया था अशोका का, वो एक वन फ्रॉम तोपरा हरियाणा में और दूसरा मेरुड में यूपी में उन्होंने बनाया था, दैट बॉट टू दिल्ली।
दिल्ली में उन्हें लाया गया। द सुल्तान एस्टेब्लिश एट दिल्ली ए हॉस्पिटल डिस्क्राइब दारुल सिफा नाम का एक हॉस्पिटल भी यहाँ पे ये फिरोज शाह तुगलक बनाते हैं। एंड इन न्यू डिपार्टमेंट दीवानी खैरियत भी फिरोज शाह तुगलक बनाते हैं। एंड दैट वाज सेट अप टू मेक प्रोविजन फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल का मैरिज यहाँ पे दीवानी खैरियत में करते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वुमेन रिफॉर्म आप बोल सकते हैं। नाउ अनदर स्टेप व्हिच Firoz took was both economic as well as political in nature. He ordered his official that whenever they attack a place, they should select handsome and well-born young boy and send them to Sultan as slave. तो उन्होंने बोला था कि आप जब भी किसी जगह को अटैक करते हैं किसी पैलेस को, तो वहाँ से जो हैंडसम या फिर वेलबॉर्न बॉय होंगे उनको सुल्तान की तरह आप भेज दे यहाँ पे, ऐसा उन्होंने बोला। However, his rule was marked as peace and tranquility, and the credit for this peace and tranquility goes to his prime minister खान ई जहान मकबूल। इनका बहुत ज़्यादा रोल था पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में। और फिरोज शाह तुगलक का डेथ होता है 1388 में। उसके बाद आते हैं कौन? फिरोज शाह तुगलक के बाद यहाँ पे तिमूर का इन्वेजन होता है, बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो तुगलक डायनेस्टी कुड नॉट सर्वाइव मच आफ्टर फिरोज शाह डेथ। फिर वो 1388 से 1414 तक चलता है। द मालवा गुजरात एंड सार्की जौनपुर का किंगडम्स ब्रोक अवे फ्रॉम सुल्तानेट, धीरे धीरे करके ये सब ब्रेक होना स्टार्ट हुआ। फिर तिमूर का इन्वेजन होता है 1398 से 1399 के बीच में। तिमूर मतलब लेम, जो कि एक टर्किश चीफ थे, क्रूएल कॉन्करर थे फ्रॉम मंगोलिया एंड डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान वो थे। उन्होंने 1398 में इंडिया को इन्वेट किया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक MST एंड जो कि लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी थे। तिमूर आर्मी मर्सिलेसली सैक्ड एंड प्लंडर दिल्ली, पूरा दिल्ली को लूट लिया उन लोगों ने। तैमूर रिटर्न टू सेंट्रल एशिया लिविंग ए नोमिनी कॉल्ड खीरज खान को उन्होंने छोड़ दिया था, जो कि पंजाब को रूल करने लगे। और 1404 में उनका भी डेथ होता है खीरज खान का, वाइल ऑन वे टू कॉन्कर चाइना। ठीक है, किसका यहाँ पे खीरज खान का डेथ होता है। उसके बाद सैयद डायनेस्टी शुरुआत होता है। सैयद डायनेस्टी वही खीज खान शुरुआत करते हैं, खीरज खान जो थे। ठीक है, खिजर खान यहाँ पे 1400, देखिए सैयद डायनेस्टी का टाइम है 1414 से 1450 के बीच में, लेकिन खीरज खान का टाइम है 1414 से 1421 के बीच में। तो तैमूर का नोमिनी जब तैमूर ने जब दिल्ली को कैप्चर किया था तो एक नोमिनी छोड़ के गए थे, एंड ही वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू सुल्तान एट दैट टाइम। नाउ ही वाज द फर्स्ट सैयद डायनेस्टी, फर्स्ट ऑफ द सैयद डायनेस्टी। खीरज खान याद रखिए, सैयद डायनेस्टी का पहला कौन थे? खीरज खान, हु इज रूल्ड ओवर दिल्ली एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद मुबारक शाह आते हैं 1421 से 1434 के बीच में। ही सक्सेड खीरज खान एट द थ्रोन आफ्टर हिज सक्सेसफुल एक्सपेडिशन अगेंस्ट मेवाटीज, कटेहार एंड गंगाटिक दोआब एरिया। He was killed by a noble in his court and then उसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह आते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1434 से 1443 के बीच में। The noble put Muhammad Shah on throne, but he could not survive at in the fighting among the noble in the court, and he was authorized to rule only a meager area around 30 miles, and rest of the area was ruled by nobles। तो नोबल्स के सामने वो हार गए थे। आलम शाह उसके बाद आते हैं 43 के बाद में, 43 से 51 काम करते हैं, रूल करते हैं। लास्ट सैयद किंग डिसेंडेड इन फेवर ऑफ बहलोल लोधी एंड रिटायर्ड। तो इन फेवर ऑफ बहलोल लोधी वो आते हैं और फिर रिटायर्ड होते हैं। दस बिगेन लोधी डायनेस्टी। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बहलोल लोधी आने के बाद लोधी डायनेस्टी का शुरुआत होता है। एंड ही वाज कन्फाइंड टू दिल्ली, इट वाज कन्फाइंड टू दिल्ली एंड ए फ्यू सराउंडिंग एरिया। सो लोधी डायनेस्टी तक आते आते उनके पास बहुत ही कम जगह बचता है, सिर्फ दिल्ली और उसका कुछ फ्यू सराउंडिंग एरिया। और लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1451 से लेके 1526 के बीच में। सबसे पहले यहाँ पे बहालोल लोधी आते हैं, उनका टाइम है, पहला फाउंडर है वो लोधी डायनेस्टी के, 1501 से 88 के बीच में, 1451 से 1488 के बीच में। बहालोल लोधी वाज वन ऑफ द अफगान सरदार। ही एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन पंजाब आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर का इन्वेजन के बाद वो अपने आप को यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं हिमसेल्फ इन द पंजाब में खुद को वो एस्टैब्लिश करते हैं। ही फाउंडेड लोधी डायनेस्टी। उसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी, जो 89 से 1517 के बीच में रहते हैं। सिकंदर लोधी वाज द सन ऑफ बहालोल लोधी हु कैप्चर्ड बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल को वो क्या करते हैं उस टाइम में? कन्क्वायर करते हैं। यहाँ पे कम था, फिर ये धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। खुद आगरा को उन्होंने ही फाउंड किया था। सिकंदर वाज ए फनाटिकल मुस्लिम एंड ब्रोक द सेक्रेड इमेज ऑफ द
ज्वालामुखी टेम्पल एट नागरकोट, तो उन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल का जो सेक्रेड इमेज था उसको भी उन्होंने ध्वंस कर दिया। एंड ऑर्डर द टेम्पल ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉय, टेम्पल डिस्ट्रक्शन का काम करते थे सिकंदर लोदी। ना ही टुक ए कीन इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ही इंट्रोड्यूस गाज ई सिकंदरी, जिसको सिकंदर यार्ड कहते हैं, गाज ई सिकंदरी ऑफ 32 डिजिट फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड को मेजर करने के लिए गाज ई सिकंदरी एक उन्होंने सिस्टम, उन्होंने मेजरिंग सिस्टम लाया था। उनके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। He was the last king of Lodi dynasty and the last sultan of Delhi also, and वो सिकंदर लोदी के ही बेटे थे। The Afghan nobility was brave and freedom-loving people, but it was because of the Fissiparas and individualistic tendency of that the Afghan monarchy was weakened। तो उनका Fissiparas और जो individualistic tendency था, खुद को ज़्यादा देखने का वाला tendency था, उसकी वजह से वो हार जाते हैं। Moreover, ये जो इब्राहिम लोदी थे उन्होंने एब्सोल्यूट पावर असर्ट किया ऑफ सुल्तान, एज ए रिजल्ट नोबल उनके खिलाफ आ गए, नोबल को वो खुश नहीं कर पाए। एट लास्ट क्या हुआ, जो दौलत खान थे, दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब इन्वाइटेड बाबर टू ओवरथ्रू, खुद के ही वहाँ पे उनका गवर्नर बाबर को बुलाते हैं कि ओवरथ्रू करो इसको, इब्राहिम लोदी को। बाबर एक्सेप्टेड द ऑफर और उन्होंने वहाँ पे इन्फ्लिक्ट किया क्रशिंग डिफीट ऑन द इब्राहिम लोदी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1526 में होता है। Ibrahim Lodi was killed in the battle normal and with him ended the Delhi Sultanate। तो उनके साथ यहाँ पे बाबर जब आते हैं, बाबर के साथ यहाँ पे दिल्ली सुल्तनत का यहाँ पे एंड होता है, खात्मा होता है इब्राहिम लोदी। लास्ट यहाँ पे दिल्ली सुल्तान लास्ट दिल्ली सुल्तान कौन थे, इब्राहिम लोदी थे। लोदी डायनेस्टी का भी अंत होता है और यहाँ पे दिल्ली सुल्तनत का भी अंत होता है। तो दिल्ली सुल्तनत का अंत होने में क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉजेस हैं। पहला तो मेन कॉज है डेस्पोटिक एंड मिलिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच डिड नॉट हैव ए कॉन्फिडेंस ऑन द पीपल। मिलिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डेस्पोटिक गवर्नमेंट था, लोगों के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं था। फिर डीजेनरेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान, जैसे स्पेशली वाइल्ड प्रोजेक्ट जो था मोहम्मद बिन तुगलक का, 5 जो जिसके वजह से उनको पगला राजा बोला जाता है। फिरोज शाह तुगलक कॉम्पिटेंस नहीं थे। फिर उसके बाद वार ऑफ सक्सेशन हुआ, एज देयर वाज नो फिक्स्ड लॉ, उनके पास कोई फिक्स्ड लॉ नहीं था सक्सेशन का। फिर ग्रीड एंड इनकॉम्पिटेंसी ऑफ नोबल भी बहुत लालची हो गए थे उस टाइम में। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था तो वो भी डिफेक्टिव था। वास्टनेस था एम्पायर का, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत पुअर था। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी था, बहुत बार टैक्स लाए काटे ऐसे बहुत बार किए। फिर नंबर ऑफ स्लेव जो है बहुत इंक्रीज कर दिए थे। फिरोज शाह टाइम में बोले थे ना, हैंडसम लोगों को, बच्चों को लाओ और स्लेव बनाओ, तो 1,80,000 स्लेव बन गए थे। दैट वाज ए बोर्डन ऑन द ट्रेजरी। और तैमूर का इन्वेजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है यहाँ पे उनका दिल्ली सल्तनत का खात्मा या फिर डिक्लाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हम मंगोलियन इन्वेजन को देखते हैं दिल्ली सल्तनत में कब कब हुआ था। पहला ये आपका जो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इल्तुतमिश का यहाँ पे इन्वेजन हुआ था 1221 में। चंगेज़ खान इस टाइम में आए थे। इल्तुतमिश के टाइम में चंगेज़ खान इन्वेड किए थे ऑन द बैंक ऑफ इंडस। मसूद जो कि सुल्तान थे उस टाइम में 1241 में द बहादुर तैर बहादुर एंटर पंजाब। तैर बहादुर यहाँ पे इन्वेट करते हैं पंजाब को टुवर्ड द एंड ऑफ 1245 AD। बालबान फॉट बैक द मंगोलियन एंड रिकवर्ड मुल्तान विच वॉज कैप्चर्ड बाय द मंगोल्स। फिर बालबान के टाइम में 1217 AD में प्रिंस ऑफ मोहम्मद ऑफ मुल्तान एंड बुगरा खान फ्रॉम समाना एंड मलिक मुबारक ऑफ दिल्ली कम्बाइंड टुगेदर टू डिफीट द मंगोल्स। एंड बालबान के सेम टाइम में फिर एक और बार 1286 में तैमूर आते हैं इन इंडिया और यहाँ पे प्रिंस मोहम्मद वॉज किल्ड इन द बैटल एंड वॉज डेकोरेटेड विद द खान ई शहीद टाइटिल। फिर जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में 1292 में अब्दुल्ला आते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। एंड अबाउट 4000 मंगोल्स गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड बिकम फेमस न्यू मुसलमानी, उसको मुसलमान उनको बोला जाता है। वो कन्वर्ट होते हैं मुसलमान, मंगोल्स कन्वर्ट होते हैं इस्लाम में, उनको न्यू मुसलमान बोला गया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 1296 से लेकर 1299 के टाइम में जफर खान डिफीट करते हैं मंगोल्स को एट जालंधर एंड साल्दी एंड द लीडर वॉज टेकन प्रिजनर। जफर खान को फिर इस बैटल में मार दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 1304 में अली बेग और तास भी आते हैं, उनको अलाउद्दीन खिलजी डिफीट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में 1329 में तरमासरीन खान वॉज एबल टू रीच द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली एंड वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो बहुत सारे हार जाते हैं, कुछ यहाँ पे जीतते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तनत ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, प्रीलिम्स में, यूपीएससी में, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सब में आता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन, तुर्किश सुल्तान इंडिया डिक्लेयर देमसेल्फ lieutenant of the faithful, that is Abbasid Caliphate of Baghdad
एंड इंक्लूडेड हिज नेम खुतबा, तो उन्होंने खुतबा टाइटल डिक्लेयर किया था खुद के लिए। एंड डिड नॉट मीन दैट कलीब बिकम द लीगल रूलर, इट द कलीब हैड ओनली मोरल पोजीशन, ऐसा उन्होंने बोला। खुद को उन्होंने कैलिफेट बनाया था, ठीक है, खुद को उन्होंने खुतबा टाइटल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, खुतबा उन्होंने वो कैलिब को दिया था, ठीक है। पॉलिटिकल, लीगल एंड मिलिट्री अथॉरिटी वाज वेस्टेड इन द सुल्तान, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाज आल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री फोर्स। खुतबा को क्या बनाते हैं उन्होंने, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। नहीं, सॉरी, सुल्तान के हाथ में ही रहता है। खुतबा को तो बस यहाँ पे मोरल पोजीशन देते हैं, सुल्तान के पास पॉलिटिकल, लीगल, मिलिट्री अथॉरिटी रहता है और वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, कमांडर इन चीफ भी बोलते हैं मिलिट्री फोर्स का। कोई क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन उनके पास नहीं था ड्यूरिंग द मुस्लिम रूलर, बस मिलिट्री स्ट्रेंथ वाज द मेन फैक्टर ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन। जिसके पास ज़्यादा मिलिट्री थ्रोन होगा वही सक्सेस करेगा थ्रोन को, ऐसा वहाँ पे सिस्टम था, क्योंकि कोई वेल डेवलप कुछ उनका पॉलिसी नहीं था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसको आप मस्ट मतलब लिख दीजिएगा, नोट डाउन कर दीजिएगा। दीवानी वजारत मतलब दीवान ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, इसका हेड थे वाजीर। दीवानी अरीच मिलिट्री डिपार्टमेंट, इसका हेड थे अरीच ई मुमालिक। फिर दीवानी इंसा मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट, इसका हेड थे दबीर ई मुमालिक। फिर दीवानी रिसालत मतलब डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स, दबीर ई मुल्क इसके फाउंडर थे, ठीक है, हेड थे। देन दीवानी रियासत डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, रईस ई मुमालिक इसका यहाँ पे हेड थे। और यहाँ पे दीवानी मुस्तखरज जिसको डिपार्टमेंट एरियर कहते हैं, और दीवानी रियासत इसको अलाउद्दीन खिलजी ने फाउंड किया था। उसके बाद दीवानी कोही जिसको दीवानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था फाउंड। और दीवानी बंदरगाह, दीवानी खैरात और दीवानी इस्तिया मतलब दीवानी बंदरगाह मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्लेब, दीवानी खैरात मतलब डिपार्टमेंट चैरिटी, एंड दीवानी इस्तिया मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, ये तीनों के तीनों फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसका हेड भी क्वेश्चन में आता है, जैसे कि इक्ता मतलब प्रोविंस, उसका हेड है मुफ्ती या फिर वाली। सिख मतलब डिस्ट्रिक्ट, जिसका हेड होता है सिकदार। परागना मतलब तालुका, जिसका हेड होते हैं चौधरी या फिर एंड अमील। और ग्राम मतलब विलेज, जिसका हेड होते हैं मुकद्दम या फिर खुद। आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखेंगे दिल्ली सुल्तानत के टाइम में, तो द न्यू फीचर ब्रॉड बाय टर्किश कॉन्करर वेयर एक डोम शेप का बनाते थे, आप बहुत जगह पर देख सकते हैं डोम को। और दूसरा यहाँ पे लॉफ्टी टावर, बड़ा टावर जो कुतुब मीनार ये सब टावर वगैरह यही बनाए थे। एंड द ट्रू आर्च सपोर्टेड बाय बीम, एक आर्च टाइप का यहाँ पे जो यहाँ पे ऐसा जो शेप है वही ये लोग बनाना स्टार्ट किए थे। उसके साथ एक वर्ल्ड भी उन्होंने बनाना शुरुआत उन्होंने किया था। दे ऑल्सो ब्रॉड विद देम एन एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ यूज ऑफ कॉन्क्रीट एंड मोर्टार which had hitherto been little used in India। इंडिया में बहुत कम यूज हुआ है, लेकिन कंक्रीट मोर्टार का आप देख सकते हैं ताजमहल वगैरह में, बहुत सारे जगह पे आप देख सकते हैं। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में, इट वॉज ए ब्यूटीफुल प्रेयर हॉल एंड एग्जीक्यूटली carved by mehrab of white marble and decorative arc screen. The first example of true or Bhosed arc is said to be tomb of Ghiyasuddin Balwan इन मेहरुली दिल्ली में एक टॉम ऑफ गियासुद्दीन बलवान भी है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। इन द खिलजी पीरियड द यूजेस ऑफ वसूर आर्क एंड डोम वाज एस्टेब्लिश एंड फॉर ऑल एंड फेमस एग्जाम्पल इज टॉम ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो कि दिल्ली में आपको देखने के लिए मिलता है। टॉम ऑफ गियासुद्दीन बलवान भी दिल्ली में है मेहरुली में, और टॉम ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया भी दिल्ली में है। तुगलक बिल्डिंग सो स्टार्क सिंप्लिसिटी एंड सोब्रिटी, probably indicating less financial resource as well as puritanical taste. Sloping walls and dark appearance characterize the building. Some notable Tughlaq monuments were the fort of Tughlaqabad, the tomb of Ghiyasuddin Tughlaq, which marked a new phase in Indo-Islamic architecture by serving as a model for later tomb and fort of Adilabad. The Sayyid period was too short to allow construction of elaborate building, तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं था। The construction of Double Dome was main feature of Lodi architecture. Double Dome लोधी में बनाया गया था। One building worth noting is मौत की मस्जिद, ये erected by Prime Minister सिकंदर लोधी, Prime Minister of सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के जो Prime Minister थे उन्होंने ये मौत की मस्जिद बनाया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ पे पिंक में लिखा गया है। अब लिटरेचर को देखते हैं। लिटरेचर में यहाँ पे ये सब भी क्वेश्चन आता है। किताब तहकीक-ई-हिंद आल बेरूनी ने लिखा था।
इनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि अल्बेरोनी अरबियन स्कॉलर थे हु रोड द अबाउट स्लेव डायनेस्टी के बारे में उन्होंने लिखा था। तवाक़त नासिरी ये किताब मिनहाज सिराज ने लिखा था, दैट गिव्स एन अकाउंट फॉर इल्तुतमिश रेन। उसके बाद लैला मजनू ये आमिर खुसरो ने लिखा था, अलाउद्दीन खिलजी के कोट पढ़ वो थे। खाजेन उल फुतू आमिर खुसरो ने लिखा था, डिस्क्राइब किया था कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तुगलक नामा आमिर खुसरो ने लिखा था, गिव्स एन अकाउंट फॉर गियासुद्दीन रेन। नूह सिफिर ये भी आमिर खुसरो ने लिखा था, पोएटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो आमिर खुसरो ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था फॉर बुक्स। देन फतवा ई जहानदरी ये जियाउद्दीन बरानी ने लिखा था, गिव्स एन अकाउंट ऑफ तुगलक डायनेस्टी। देन तारीखा ई फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बरानी ने फिरोज शाह के रेन के बारे में लिखा था। फतवा ई फिरोज शाह खुद लिखे थे, ठीक है, फिरोज शाह खुद लिखे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फतवा ई फिरोज शाह खुद लिखे थे अपना रेन के बारे में। किताब फी तहकीक अल्बेरोनी ने लिखा था अबाउट इंडियन साइंस। कानूनी मसूदी ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा था अल्बेरोनी ने। जवाहर फिल जवाहिर ये मिनरोलॉजी के बारे में अल्बेरोनी ने खुद लिखा था। तो अल्बेरोनी का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अल्बेरोनी का भी 4 कंट्रीब्यूशन है और आमिर खुसरो का भी 4 कंट्रीब्यूशन है। एक फिरोजाबादी थे जो कि कमास उन्होंने लिखा था, जिसमें अरबिक वर्ड डिक्शनरी हम उसको बोलते हैं, अरबिक वर्ड्स उसमें पाते हैं कमास में, फिरोजाबादी उन्होंने लिखा था। फिर और कुछ बुक है जैसे कि ताजुल मथीर जिसको हसन निजामी ने लिखा था। यहाँ पे जो इबारिस है, इबारिस हिस्ट्री ऑफ इबारिस स्लेव डायनेस्टी हम देख सकते हैं। एक है चकनमा इसको अबू बकर ने लिखा था, हिस्ट्री ऑफ सिंध रीजन। एक लुबाब उल अलफ है जिसको बुखारी ने लिखा था, पर्शियन एंथोलॉजी के बारे में यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। कामसा आमिर खुसरो ने लिखा था, लिटरेचर पोएम के बारे में। शाहनमा फिरदौली ने लिखा था, फिरदोजी ने लिखा था, यहाँ पे मोहम्मद गजनी के रेन के बारे में उन्होंने लिखा था। किताबुल रहला ये इब्न बतूता ने लिखा था, इसमें ट्रैवल स्टोरी था। एक मिफ्ता उल फुतू ये आमिर खुसरो ने लिखा था, जलालुद्दीन कॉन्क्वेस्ट के बारे में और उनका लाइफ के बारे में। फिर जो मुल्ता उल अनवर, आईना ई सिकंदरी, हस्तभक्त एंड सीरीन खुसरो ये सब आमिर खुसरो ने खुद लिखा था। ये जो पहला हमने बोला कि मिफ्ताह उल फुतू ये जलालुद्दीन का लाइफ एंड कॉन्क्वेस्ट, मुल्ता उल अनवर लिटरेरी मास्टरपीस, ये सब लिटरेरी मास्टरपीस थे। आईना सिकंदरी, हस्तभक्त, सीरीन खुसरो ये सब क्या थे, लिटरेरी मास्टरपीस थे आमिर खुसरो का। देन तारीख फिरोज शाही ये सरमाई सिराज अतीब ने लिखा था, जिसमें हिस्ट्री ऑफ तुगलक था। और फुतू उल सुल्तान ये इसामी ने लिखा था, जिसमें आप बहावानी किंगडम का जान सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विजयनगरा एंड अदर किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और पूरा का पूरा मीडिएवल जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी सब कुछ हम लोग यहाँ पे लूसेंट से धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सो दैट हमको भी मोटिवेट फील होगा आपके लिए और वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट पार्ट।